नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम महिलाओं से जुड़े न्यायिक प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान है, लेकिन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद महिलाओं को अपना हक नहीं मिल रहा है। न्याय के मंदिर में भी वो उपेक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में पिछले कुछ दशकों में सकारात्मक बदलाव आया है, पर इन बदलावों का मतलब ये नहीं कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। समानता की ये लड़ाई अभी भी लंबी चलनी है। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रेप आरोपी को बेल के लिए पीड़ित को राखी बांधने की शर्त रखी तो आवाजें उठने लगी। फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने न्यायपालिका यानी कि पुरुष जज और वकीलों के मानसिकता में बदलाव की वकालत की। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए जिससे कि पुरुष जजेस और वकीलों का जेंडर सेंसिटाइजेशन हो सके। वैसे मामला सिर्फ जेंडर सेंसिटाइजेशन का नहीं है, न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का भी है, कानून की पढ़ाई और जजों की ट्रेनिंग में बदलाव लाने का भी है, और भी कई मसले हैं जिन पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के एक अजीब फैसले ने न्यायपालिका में जेंडर सेंसिटाइजेशन के मसले को एक बार फिर से उभार कर सामने रख दिया है। दरअसल एक व्यक्ति पर महिला से रेप का आरोप था। आरोपी को 50,000 के मुचलके पर जमानत पर रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा कि अब आरोपी महिला के घर जाकर उससे राखी बंधवाएगा और आजीवन उसकी रक्षा का वचन देगा। इस फैसले के खिलाफ महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि ऐसे फैसले महज नाटक है। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों और हाईकोर्ट के जजों को भी जेंडर के मुद्दे पर संवेदनशील बनाने की जरूरत है। वेणुगोपाल ने अपने हलफनामे में जमानत शर्तों को निर्धारित करने, न्यायाधीशों के प्रशिक्षण और न्यायाधीशों की भर्ती में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के रूप में महिलाओं को शामिल करने के लिए दिशा निर्देश दिए जाने की बात कही। वेणुगोपाल ने ये भी कहा कि इस केस की सुनवाई के दौरान जिस तरह से सवाल पूछे गए, जैसी जानकारियां मांगी गई, वह बेहद असंवेदनशील है। एक नजर डालते हैं वेणुगोपाल की सिफारिशों पर। जेंडर सेंसिटाइजेशन पर सुझाव। रेप मामलों में आरोपी और रेप पीड़िता की शादी के सुझाव देने से कोर्ट को बचना चाहिए। कोई रेप की घटना को कम करके न आंके। बल देते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि पीड़िता का आरोपी से उत्पीड़न न हो। जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए जजों की ट्रेनिंग हो। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और राज्य अकादमियों में जेंडर सेंसिटाइजेशन पर ट्रेनिंग हो। जजों की पक्षपाती विचारधारा को ट्रेनिंग के जरिए हटाने की जरूरत है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में बढ़ाने की कोशिश हो। कार्यवाही के दौरान संवेदनशीलता से रेप पीड़िता से सवाल पूछे जाएं। जाहिर है महिलाओं को महज न्याय मिलना मसला नहीं है, न्यायिक प्रक्रिया में उनके साथ व्यवहार कैसा होता है ये भी बहुत अहम है। पीड़ित महिलाओं की गरिमा बनी रहे ये बेहद जरूरी है। रोज अपने घरों से निकलकर काम पर जाती, सार्वजनिक जीवन, दफ्तर और काम की जगहों पर मर्दों की असंवेदनशील टिप्पणियों और व्यवहार का सामना करती इस देश की हर लड़की और हर औरत ये जानती है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की बात कितनी गंभीर है और कितनी जरूरी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे। आखिर जेंडर सेंसिटाइजेशन का ही क्या मसला है? न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने का भी यहाँ पे जिक्र किया गया। कानून की पढ़ाई और जजों की ट्रेनिंग में बदलाव लाने की भी पहल होनी चाहिए। और भी कई बातें हैं जो इस दौरान सामने आई हैं। तो सबसे बेहद खास कि असल में न्याय मिलना ही काफी नहीं है, उसका जो प्रोसेस है, उसकी जो प्रक्रिया है, उसमें भी महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित रखना चाहिए। तो भारत के संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान मिले हुए हैं, लेकिन संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के बावजूद महिलाओं को अपना हक नहीं मिल रहा है। न्याय के मंदिर में भी वो उपेक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं के प्रति हम सबकी सोच और नजरिए में
पिछले कुछ दशकों में सकारात्मक बदलाव आया है, पर इन बदलावों का मतलब ये नहीं है कि पुरुष और महिलाएं बराबरी पर पहुंच गए हैं। समानता की ये लड़ाई अभी बहुत लंबी चलनी है। पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने रेप आरोपी को बेल के लिए पीड़ित को राखी बांधने की शर्त रखी, तो फिर आवाजें उठने लगी। फैसले के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने न्यायपालिका यानी कि पुरुष जज और वकीलों के मानसिकता में बदलाव की वकालत की। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए जिससे कि पुरुष जजों और वकीलों का जेंडर सेंसिटाइजेशन हो सके। तो आज करेंगे हम बात न्यायिक प्रक्रिया पर, महिलाओं से जुड़ी न्यायिक प्रक्रिया पर। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी दी जिसका हम आज विचार कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा था कि किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने की क्षमता पर निर्भर करती है। विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय मैं आपको करा दूं। मेरे साथ संध्या बजाज जुड़ रही हैं, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट में। मेरे साथ मंजुला गुप्ता जुड़ रही हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। डॉक्टर सतीश चंद्रा चर्चा का हिस्सा हैं, पूर्व जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और अनुराधा दत्त मेरे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। सबसे पहले मंजुला जी, शुरुआत आप ही से। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की बात कितनी अहम और कितनी जरूरी है मैम? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि अटॉर्नी जनरल मिस्टर वेणुगोपाल ने जो बोला है वो एकदम सही है। उसके ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जो भी सजेशंस दिए हैं वो हमें मानने चाहिए कि हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। जितना भी उन्होंने बोला है कि लेडीज़ के लिए जब हम कोई भी न्यायिक प्रक्रिया में बात लेते हैं और स्पेशली जेंडर सेंसिटाइजेशन के मैटर्स हैं या उनके ऊपर जैसे मोलेस्टेशन का या रेप के केसेस हैं, तो उसमें हमें उनके न्याय, जैसे आपने अभी कहा कि न्याय मिलना ही काफ़ी नहीं है, वो जो उनका प्रोसेस है उस प्रोसेस में भी उनके लिए उनकी संवेदनाओं की का ख्याल रखा जाए, उनके लिए उनकी चेस्टिटी का, उनके आचरण का, सब कुछ का उनकी ख्याल रखना चाहिए कि उनको किसी भी तरह से, एक तो वो वैसे ही परेशान हैं, एक तो वो वैसे ही सफरर हैं कि उनके ऊपर ये सब मोलेस्टेशन या रेप का कार्य हुआ, उनके ऊपर ये सब उनको सहना पड़ा, और उसके बाद भी अगर उनको न्याय नहीं मिले या और न्याय के बीच में उनके ऊपर कुछ भी इस तरह की असंवेदनशीलता का व्यवहार किया जाता है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। जी, अनुराधा जी, तो न्याय मिलना ही महिलाओं के लिए काफी है क्या? क्योंकि कई बार हम इसी पे यकीन कर लेते हैं और इसमें इत्मीनान में आ जाते हैं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान असल में महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैम? न्याय, जजेस, लॉयर्स, ये एक रिफ्लेक्शन है सोसाइटी। हमें अब सोसाइटी में और लीगल फ्रेटर्निटी में बदलाव लाना। एंड आई थिंक ये जो आइडिया है कि आप लॉयर्स को स्कूल से आप शुरू करो जेंडर सेंसिटाइजेशन, वहाँ और घरों में होना चाहिए। माँ जो है वो इतना इम्पोर्टेंट रोल लेती है फॉर्मेशन, बच्चे की फॉर्मेशन में, तो माँ को उसके बाद स्कूल में जेंडर सेंसिटाइजेशन, उसके बाद कॉलेजेस में, लॉ स्कूल्स में, और सभी लॉयर्स को और सभी जजेस के लिए तो मेरे ख्याल में हर साल 2 साल के बाद 2 या 3 महीने के कोर्सेज होने चाहिए नीचे से ऊपर तक, जहां उनको ये समझाया जाए कि जेंडर सेंसिटाइजेशन किस तरह जब केसेस आते हैं कैसे सोचना चाहिए, कैसे जस्टिस डिस्पेंसेशन करनी चाहिए, और कैसे विमेन कुलीग्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। जी, डॉक्टर सतीश भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर सतीश, असल में यौन अपराधों से जुड़े मामलों में महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादी सोच से बचना कितना जरूरी आपको सर लगता है? जेंडर सेंसिटाइजेशन के लिए मूलभूत समस्या जो है समाज के अंदर ही है। समाज के अंदर आप देखेंगे कि जो फीमेल है या वुमेन जो है, उनका लेस एक्सेसिबिलिटी है रिसोर्सेज पर। उनको लॉ की नॉलेज बहुत कम होती है। जो गांव के अंदर रहती हैं लेडीज, एक्सेस टू लॉ, एक्सेस टू रिसोर्सेज वेरी पुअर। तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो लेडीज हैं या जो विक्टिम है वो शाई इन नेचर है। शाई इन नेचर है
वो जनरली रिपोर्टिंग नहीं करती हैं उनके साथ क्या हुआ है। स्पेशल और फैमिली आप देखें, सोशल एंड फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा आ जाता है कि वो अल्टीमेटली कंप्रोमाइज के लिए तैयार हो जाती है। कोर्ट का अप्रोच भी रहा है कंप्रोमाइज करा दिया जाए और मामले को खत्म किया जाए। टेंडेंसी बहुत ज्यादा है तो जनरली सोचते हैं कि इसको खत्म किया जाए। अभी आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक जज साहब के खिलाफ कुछ केस हुआ, लेकिन वो अल्टीमेटली दब गया। उस प्रेशर कह लीजिएगा, सोशल प्रेशर कह लीजिएगा या कॉम्पिटिशन होता वो था। भारत के अंदर 88 केसेस पर डे जो है रिपोर्ट होते हैं। इससे कई गुना ज्यादा केसेस जो हैं वो कमिट होते हैं, क्राइम कमिट होते हैं। लेकिन उसमें वही आता है, प्रेशर है। और दूसरा ये है कि विक्टिम जो है फाइनल स्टेज में पहुंच करके हॉस्टाइल हो जाती है। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा कि लेजिस्लेचर थे, उनके खिलाफ वुमेन जो विक्टिम थी उसने उल्टा ही बयान दे दिया, वो हॉस्टाइल हो गई ताकि उसका एक्विट हो गया। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। जो कंप्रोमाइज का हमारा एटीट्यूड है उसको हमें सोचना पड़ेगा कि कंप्रोमाइज को ध्यान रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसे केसेस के अंदर जेंडर सेंसिटाइजेशन में वो ट्राई ना करें कंप्रोमाइज को, उसको मेरिट में डिसाइड किया जाए। तो विक्टिम वुमेन के साथ तो ये प्रॉब्लम आती है। अब आता है जज का रोल। जज के रोल में आप देखेंगे वर्किंग प्लेस में सेक्शन दिया हुआ है। विशाखा केस फेमस केस है, वुमेन पर जो है उसको सेक्शन दिया हुआ है। कोर्ट के अंदर जब जजमेंट लिखता है तो उसको इन्फ्लुएंस होता है अपनी आइडियोलॉजीज और पास्ट एक्सपीरियंस से। और जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसका लाइफ में, के हिसाब से वो जजमेंट डिसाइड करने की कोशिश करता है। जी। मेरा कहना यह है कि पनिशमेंट जो है अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, नॉट अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी, नॉट अकॉर्डिंग टू फिलॉसफी, नॉट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। इंस्टेंट केस के जो विक्रम था ऑफेंडर, उसको आदेश दिया गया कि आप बेल ग्रांट हो जाएगी, आप जाकर आंख बांध लीजिएगा। ये लॉ में तो कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है पनिशमेंट, लेकिन फिर भी दिया गया। आप देखेंगे कि इतना हुआ कि महाराष्ट्र की कन्वेंशन है तो सेक्स की डेफिनेशन ही बदल दी, रेप की डेफिनेशन ही बदल दी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट करना पड़ा। जेंडर सेंसिटाइजेशन कोर्ट का तो बहुत ही अच्छा रोल है सुप्रीम कोर्ट का। सबरीमाला केस आपके सामने है, इतने सालों के बाद जाके मिला है और इसका हुआ है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही किया है। डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जब केस चल रहा, बाद में उनको कंप्रोमाइज प्रेशराइज किया गया और पोस्ट किया, तब जज साहब ने कहा कि जो ऑफेंडर है वो रखेगा और कोर्ट का लगाएगा। भाई ये पनिशमेंट कहाँ प्रेस्क्राइब है? लॉ में प्रेस्क्राइब नहीं है। राखी बंधवाना तो प्रेस्क्राइब नहीं है। तो मेरा कहना ये है जज साहब को जो है पनिशमेंट देना है, जो भी पनिशमेंट है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए। लागे क्षेत्र से बाहर जाने ही नहीं चाहिए। बेल ग्रांट करने के लिए बैंकॉक के अंदर हमारी एशियन कंट्रीज की मीटिंग हुई है, उसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी है कि ऑफेंडर को भागना नहीं चाहिए, वो विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। तरह से काफी कंडीशन दी, तब जाके बेल दी जाए। लेकिन ये कहीं नहीं है कि आप जाके बेटे को 11,000 का टीका लगाए और मिठाई का डिब्बा लेकर जाए। कोई कंडीशन नहीं प्रेस्क्राइब की। ठीक है सर। और दूसरा ये है, ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मंजुला जी भी मेरे साथ है। मंजुला जी, तो क्या महिलाओं को लेकर लैंगिक पूर्वाग्रह से हम अफेक्टेड हो जाते हैं? हम पहले से ही एक सोच को बना देते हैं, पनपने देते हैं, जिसके हिसाब से बातें सामने आती हैं कि पूर्वाग्रह कितना खतरनाक है? मैम ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि वो लेडी है इसलिए हमको इस तरह का मान के ही चलना पड़ेगा कि उसका यूनिफॉर्म ठीक होना चाहिए, उसका ड्रेस कोड ठीक होना चाहिए। जैसे कि कितनी बारी कितने जजमेंट्स में भी बोला है कोर्ट ने कि आपको इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए कि आप चूंकि आप लेडी हैं इसलिए आप रात में क्यों जाती हैं जॉब पर, या आपने ड्रिंक क्यों किया, या आपने लिकर क्यों कंज्यूम किया, या आपकी भी अपनी इंटेंशन होगी इस तरह से। ये सब जो टिप्पणी है ये बहुत ही अभद्र टिप्पणी है स्त्रियों के प्रति, चूंकि ये और हमारी मानसिकता को दर्शाती हैं कि हम लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि वो स्त्री है इसलिए उसके साथ ये सब वही प्रेरित करती है लोगों को ये सब करने के लिए। तो ये बहुत ही गलत बात है। सोसाइटी में जैसे कि अभी अनुराधा जी ने भी कहा कि ये हमें शुरू से ही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग घर से ही हमें शुरू करना पड़ेगा। ये जेंडर सेंसिटाइजेशन का इशू जो है ये कानून से ही एकदम सही नहीं हो सकता। इसके लिए हमें सोसाइटी में वर्क करना पड़ेगा, मदर्स को बताना पड़ेगा, अपने बेटों को भी और बेटियों को कि बेटियों की क्या, लेडीज़ की क्या रेस्पेक्ट है सोसाइटी में, हमको उनको कैसे डील करना चाहिए। ये जो इश्यूज़ हैं ये हमारे शुरू से ही आने चाहिए, एजुकेशन में, घर से,
एजुकेशन में भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट जो पास किया है अभी, जिसको लेकर हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है कि भाई आप लॉ में भी, लॉ LLB के कोर्स में भी ये सब डालिए, उसके लिए भी एक पेपर रखिए आप, जो नेशनल अकेडमी को भी उन्होंने बोला है, जुडिशियल अकेडमी को, कि आप इसके लिए कार्य कीजिए, आप कंसल्ट कीजिए लोगों को। उन्होंने अपने सजेशन दिए हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हो, आप अदर सोसाइटी के मेंबर्स को भी कंसल्ट कर सकते हो, एंड देन आप उसके बाद एक कोई फ्रेम कीजिए, हमारा फ्रेम करना पड़ेगा हमें एक जेंडर उसके लिए सेंसिटाइजेशन के लिए, कि क्या हमारी गाइडलाइंस हो सकती हैं, हमें वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए हमें बहुत, जजेस के लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई उनको भी कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। सो दिस इज़ वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हम इसको जजमेंट लिखने के लिए हम एक लेडी का अपमान कर रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के बजाय उसका हम अगर कुछ लिखकर अपमान करते हैं, जैसे कि अभी ये आया है कि एक लेडी जिसके साथ रेप हुआ है, उसको आप बोल रहे हो कि जिसने उसका रेप किया है उसको जाके उसको राखी बांधे, उसको वो, क्योंकि आरोपी को बेल देनी है, वो भी आरोपी को बेल देनी है। अभी उसका जो उसने कमिट किया है क्राइम या नहीं किया है, ये तो अभी डिसाइड ही नहीं हुआ है। सिर्फ बेल देने के लिए आप उसको ये बोल रहे हो कि आप उससे, हाउ कैन इट पॉसिबल कि एक लड़की जिसके साथ एक व्यक्ति ने इतना बुरा व्यवहार किया है, वो उसको राखी बांधे, उससे गिफ्ट ले और ये सब करे। दिस इज वेरी, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरी बैड। ठीक बात है। अनुराधा जी, भारतीय समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मन लैंगिक भेदभाव की कितनी बड़ी वजह है मैडम? ये हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है। आप अगर ये क्यों आया, क्यों उस जज ने सोचा कि मैं राखी बंधवा दूंगा तो ठीक रहेगा? क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि लड़कियों को एक अलग दर्जा दिया जाना चाहिए एंड उसको बहुत, जैसे वो कोई गॉडेस टाइप। ऐसी बात नहीं है। लड़की अगर रोए तो कहते हैं होती है, अगर लड़का रोए तो कहते हैं अरे ये तो तू लड़कियों का रोता क्यों? तो हमारे यहाँ जो गर्ल्स को जिस तरह ट्रीट किया जाता है वो गलत। हमारे कभी बचपन से अगर आप ये ना कहें ये लेडी लाइफ है, ये मैनली है, ये चीज लड़का करे, ये चीज लड़की करे, ये सबसे हमें हटना है, सोसाइटी में चेंज लाना है। तो जब तक ये चेंज नहीं आता, आप कितने भी लॉज दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कि जब तक हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी रहेगी, औरतों को कभी भी क्वालिटी नहीं मिलेगी। हाँ, हमारा थोड़ा बहुत पहले से हुआ है चेंज। मैं लेडी हूँ, मैंने एक फर्म चलाई है जहाँ आज 12 काम करते हैं। पहले शायद साल पहले पॉसिबल नहीं था, बट अब भी मेरे को कई बार पूछना पड़ता है मेल लड़की से। तो ये चीजें जब तक सोसाइटी चेंज करेगी, मेरे हिसाब वो कैचअप नहीं करेगा तब तक। जी मैडम, लेकिन इस समाज में हम कैसे उम्मीद करें कि ये शुरुआत घर से ही हो? हमने तो देखा बचपन से ही रंगों को, कलर्स को भी बांट दिया जाता है। ब्लू कलर होगा तो आदमियों का होगा, पिंक कलर होगा तो फीमेल का होगा। हमें तो ये सिखा दिया जाता है। बिल्कुल आप सही कह, यही मैंने आपको कि जो बच्चा अगर कोई लड़का रोएगा वो कहता है लड़कियों की तरफ। हाँ। ये लेडी लाइफ है, ये मैनली है। ये सब हमारे को ये भ्रम छोड़ने पड़ेंगे। तब जब तक ये सब नहीं चेंज होगा, तब तक आप जो मर्जी कानून लाइए, जो कानून को स्पेस करेगा, जब उसकी साइकी नहीं बदलेगी तो कुछ आप। जी बिल्कुल, संध्या जी भी जुड़ चुकी है हमारे साथ। संध्या जी, असल में कानून में लिंग संवेदीकरण कितना जरूरी है? मैम, ये सेंसिटाइजेशन कितनी जरूरी लगती है आपको? संध्या जी, आप है मेरे साथ? संध्या जी तक शायद आवाज नहीं जा रही है, लेकिन डॉक्टर चंद्रा मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर चंद्रा, असल में पीड़िता आरोपी की शादी, मेल मिलाप करा देना, समझौते करने की शर्त, इस तरह के सुझाव जब दिए जाते हैं, उसके पीछे किस तरह की मानसिकता असल में काम कर रही होती है? उसके पीछे की एक्चुअल सोच है क्या सर? देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो जजेस हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनका पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, वो काउंट करता है। आते तो वहीं से ही है ना, बेंच से ही। जब बेंच से आते हैं तो अपना फिलॉसफी देते हैं वो। लेकिन ये जो बताइए, ये लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब कहीं भी नहीं।
कहीं भी प्रेस्क्राइब नहीं है। और जब वुमेन के आप केस सुन रहे हैं, फीमेल का केस सुन रहे हैं, तो आपको बहुत पेशेंस के साथ सुनना पड़ता है। तो मैंने ये देखा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कि वो इधर उधर की बात नहीं करती है जाता है, उसमें से निकालने के लिए आपको काफी पेशेंस हियरिंग चाहिए, स्पेशली इन फैमिली कोर्ट, जबकि आप कस्टडी दे रहे हैं बच्चे की। क्योंकि मदर इज अ नर्चर एंड फादर इज जस्ट प्रोवाइडर, फैसिलिटी प्रोवाइडर जो भी है उसको, या फाइनेंशियल प्रोवाइडर है। बहुत ही पेशेंस हियरिंग इनको देनी पड़ती है। और दूसरा ये है कि जहां तक आपने सही कहा था कि चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, घर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए शुरू से ही। तो ये लड़का है, तक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की क्यों आती है 8 बजे तक किया जाता है, तो हमें वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, चैरिटी से। और समाज के अंदर बदलाव नहीं आएगा, जुडिशरी के लोग भी तो वहीं से आते हैं समाज से, अल्टीमेटली उनमें भी परिवर्तन आएगा। और जहां तक अनदर सजेशन है, वो मैं कहूंगा कि जुडिशरी के अंदर फीमेल जजेस बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 34 में से 3 जजेस हैं केवल, तो यही पोजीशन नीचे है, जहां की 5 से लेकर के 10% के बीच में फीमेल काम कर रही हैं, जुडिशल ऑफिसर्स काम कर रही हैं, उसको बढ़ाना ही चाहिए। आपको बेल ग्रांट करनी है तो हमारा जो मैंने बताया बैंकॉक हमारी समिट के अंदर पार्टनर है, उसके अंदर ले डाउन है, उसके दीजिएगा, या जो प्रेसिडेंट है वो दीजिएगा, लेकिन अपनी तरफ से आप कुछ नहीं कंडीशन लगाइएगा, जो लीगल कंडीशन वो नहीं लगाइएगा। और जो आपका ये है कि बेल ग्रांट करते टाइम विक्टिम और एक्यूज्ड आमने सामने नहीं आनी चाहिए, बेसलेस प्लीडिंग्स होनी चाहिए बेल ग्रांट के टाइम। बाकी जब क्रॉस क्वेश्चन होगा, एग्जामिनेशन होगा, तो बात दूसरी है। बेल के लिए जो है, या इस तरह से उसके घर जाए, राखी बनाए, तो फिर वो वैसे ही डिमोरलाइज है, विक्टिम तो काफी डिमोरलाइज है, तो उसके सामने आप ले फिर खड़ा कर दें, करते हैं तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए फेसलेस होना जरूरी है, जिसकी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसके लिए नेशनल जुडिशियल अकेडमी, स्टेट जुडिशियल अकेडमी, हिसाब से उनको किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग ही सफिशिएंट है समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए। जैसा मैंने कहा, घर का अंदर से ही स्टार्ट होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है सर। संध्या जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। संध्या जी, कानून के साथ लिंग संवेदनीकरण कितना जरूरी है? ये जो जेंडर सेंसिटाइजेशन है, ये कितना इंपॉर्टेंट है मैम कानून के साथ? जी बहुत ज्यादा जरूरी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ हम कहते हैं, लेकिन हम देखते क्या है, जब वीमेन जजेस की बात आती है तो उसकी कितनी रेशियो है। आज तक कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई महिला नहीं रही है कभी। जितनी भी कोर्ट्स आप देखते हैं उसमें बहुत रेयर है जहाँ पे लोअर जुडिशरी में जरूर आती है महिलाएं, लेकिन हायर जुडिशरी में बहुत कम है। और संवेदनशीलता सब चीजों में बहुत जरूरी है। जहाँ महिला उपस्थित हो गई, चाहे वो सदन में होती है या कोर्ट में होती है, तो समझ लीजिए आप संवेदनशील रहिए उसके सामने। लेकिन मैं देखती हूँ कोर्ट्स में इस तरीके से वो बड़ा आसान समझते हैं उनके लिए कुछ कह देना, मजाक उड़ा देना। उनको लगता है कोई बात नहीं, हम कह गए हैं तो, क्योंकि हम ऊपर बैठे हैं, हम जजेस हैं। लॉयर्स भी इस तरीके से बाहर निकल के बहुत अश्लील बातें और अजीब सी बातें करते हैं। हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी नहीं भाता है। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ शुरू से। महिलाएं प्रैक्टिस में ही कम आती हैं इस वजह से। वो सोचती है हम कोर्ट में जाएंगे, सबसे पहले तो हमें बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होना है कि हाँ तुम एडवोकेट हो, तुम कहाँ पे पेश हो रही हो, कौन सी कोर्ट में जा रही हो। तो मैं तो यही कहूंगी कि संवेदनशीलता आए। ये जो अब आ रहा है कि हम लोग जजेस को और लॉयर्स को दोनों को शिक्षा दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे जब बन के आते हैं वकील, वो पढ़ रहे होते हैं तो सीधे जुडिशरी में चले आते हैं, लोअर जुडिशरी में। उन्होंने कोर्ट का मुंह भी नहीं देखा होता। और अगर वो कहने को इंटर्नशिप करते हैं तो कभी कोई रिश्तेदार के पास या कोई बहुत पहचान वाले के पास बेचार में भी अपना सर्टिफिकेट जारी करवा देते हैं कि 6 महीने मैंने इंटर्नशिप किया। लेकिन उन्हें कोर्ट की रियल नॉलेज नहीं होती है। रियल नॉलेज अगर आपने लानी है तो आपको चाहिए कि ये संवेदनशीलता बहुत अधिक बढ़ाई जाए। फिर देखिए महिलाओं के पहरावे पर भी होता है कि किस तरीके से वो जो हमारी यूनिफॉर्म है ब्लैक एंड व्हाइट, वो उसकी अपनी इच्छा है महिला की कि वो साड़ी पहनती हैं या कौन सी ड्रेस पहनना पसंद करती हैं। लेकिन उस पर भी कि कौन सी लेडी लॉयर है जो ब्लेजर में आती है, वो कौन सी लेडी लॉयर है जो साड़ीज में आती है। अच्छा। तो मैंने इन चीजों पे कमेंट किया जाता है हमेशा। महिलाओं की यूनिफॉर्म को चेक किया जाता है, देखा जाता है स्टाइल से, और उनको तो जो लगता है जैसे मेल तो एक जैसे ही लगते हैं, कभी भी वो फर्क लगते ही नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कोर्ट से, न्याय का मंदिर है कचहरी, वहां से अगर हमें न्याय नहीं मिल रहा तो पूरी देश में कहाँ मिलेगा। फिर तो हमको हमेशा ये कि ये महिला है, ये पुरुष है, इस तरीके का कमेंट सुनने में आउटसाइड द कोर्ट भी मिलेगा, इनसाइड द कोर्ट भी मिलेगा। जी
बिल्कुल। तो मंजुला जी, हमें कानून की तरफ से तो अधिकार मिले हैं, महिलाओं को अधिकार मिले हैं, लेकिन जो सेंसिटिव होनी चाहिए चीजें, जो लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए थी, वो नहीं दिखाई देती। अभी संध्या जी ने तो बहुत अहम बातें बताई कि यहाँ तक कि वकीलों की, महिला वकीलों की ड्रेसेस पे भी कमेंट होता है। मैम, ये तो हद हो गई। हाँ, हद है, लेकिन इसके लिए फिर मैं एक बार हम लोग फिर वहीं से बात शुरू करेंगे कि ये तो हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा रम गया है ना, वो पितृ सत्ता आप कह लीजिए, या मेल्स का इतना डोमिनेशन है कि उनको फीमेल्स का कुछ लगता ही नहीं है कि फीमेल्स के लिए दे फील कि वो कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि अभी संध्या मैडम ने भी कहा कि इवन सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी में हम लोग ये सुनते हैं कि ओ वो ऐसे रहती है, वो ऐसे करती है, वो ये नहीं करता है, वो तो ट्राउजर्स पहन कर आता है, या वो तो एनी काइंड ऑफ, दे फील फ्री टू से एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पर उसके लिए तो हमें जो है, ठीक है, आपने जैसे कहा कि हमें कानून से भी मदद मिल रही है, हमें बहुत सारे लॉज मिले हैं जिसमें हम इक्वालिटी हमको मिलती है, लेकिन हमें उसके लिए साथ साथ एफर्ट भी करने पड़ेंगे अपने लिए भी, सोसाइटी के, फ्रॉम द सोसाइटी ऑल्सो इट हैज टू कम। आज मैं कहूँगी कि कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर लेडीज काम नहीं कर रही हैं, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये भी नहीं है, आप किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, कहीं भी कोई भी फील्ड है जहाँ पर लड़कियाँ काम नहीं कर रही हैं, और अगर जो कर रही हैं तो वो बहुत अच्छा कर रही हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे कितने सारे जजमेंट्स आप देखेंगे कि उनको ये फेस करना ही पड़ता है। राइट फ्रॉम विशाखा जजमेंट, जहाँ पर सबसे पहले आया था कि भाई ऑफिसेज वगैरह में आप ये बनाइए, कमेटी बनाइए जो उनकी ऑफिसेज में काम करते हैं, उनकी लेडीज के लिए अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता है तो वो अपना कंप्लेंट करें। लेकिन वहाँ पर भी हम देखते हैं, जैसे कि हमारे पास भी केसेस आते हैं, या वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पर भी मेल डोमिनेशन है। अगर कोई कंप्लेंट भी करने के लिए जाता है जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी में, तो उसको भी दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले सर ने बात किया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक कंप्लेंट थोड़े दिन पहले उठा था, लेकिन अंडर प्रेशर या जिस भी कारण से वो भी हशप हो गया, दबा दिया गया वो भी। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण हमारी ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जो कि अभी भी ये चाहती है कि महिला जो है सब काम करे। आजकल का सोच क्या है मेरे हिसाब से कि महिला सब काम करे, लेकिन वो जब घर लौट कर आए वो सर पर पल्ला भी रखे, बिल्कुल जैसे पहले पुराने समय में स्त्रियां रहा करती थी वैसे ही वो रहे। अगर उसने शॉर्ट्स पहन लिया है, जीन्स पहन लिया है, या कुछ भी ड्रेस पहन लिया है, तो वो आउट ऑफ कास्ट है, और उसको अगर कोई उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो वो उसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ठीक है, तो बहुत अहम मुद्दा यहाँ उठा रहे हैं कि आजादी के इतने दशक बाद भी आखिर हम मध्यकालीन सोच के गुलाम क्यों हैं। इस पे जवाब भी लेंगे और सवाल भी पूछेंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। तो आज बात कर रहे हैं हम लैंगिक विभेद की, जो अक्सर न्याय प्रक्रिया में देखने को मिलता है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुराधा जी भी हमारे साथ हैं। अनुराधा जी, ब्रेक से पहले मंजुला जी बता रही थी कि देखिए, आजादी के इतने दशक बाद भी बाध्यताएं इतनी है महिलाओं पे कि बाहर कामकाजी होने के बावजूद भी घर की जिम्मेदारियों का बोझ उन्हीं पे होता है। लेकिन मैम, क्या सिर्फ इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है? क्योंकि मैंने तो कई बार देखा है कि जॉइंट फैमिली में अगर मियां बीवी दोनों कामकाजी हैं और वो पति अपनी पत्नी की मदद करना भी चाहता है, तो वो अपनी मां की वजह से या किसी फीमेल रिश्तेदार की वजह से मदद नहीं कर पाता। तो यहां तो महिलाएं महिलाओं की काट कर रही हैं। मैडम देखिए, लाइक क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग है। अपब्रिंगिंग ही ये सब कुछ निर्भर है कि ज्यादातर लड़कियों को बोला जाता है कि आप किचन देखो और लड़के बाहर काम पे जाएंगे। तो ये जो आपका शुरू से अगर ये हो, तो अगर मेरे बोला जाता जब बचपन का, फिर मेरे माँ बाप का कि तुम्हारा भाई जो है वो अलग है, अलग हो, तो मैं जब बड़ी होंगी तो मैं भी वही करूंगी, क्योंकि मैंने तो और कुछ देखा नहीं है। और आप ये देखिए कि लड़कियों की जो इंडिविजुअलिटी है वो या तो फादर से होती है, फिर हस्बैंड से होती है, और फिर बेटे। उनकी अपनी अलग इंडिविजुअलिटी कम है। नहीं, अपनी इंडिविजुअलिटी तो है ही नहीं मैम। मैंने कई अच्छी अच्छी फैमिलीज को, पढ़े लिखे लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि देखिए, हम अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालते हैं। अरे साहब, बेटियों को बेटियों की तरह पालने का दम रखिए ना। बेटियों को बेटों की तरह क्यों पालते हैं? अगर इस तरह की दलील जहां दी जाएगी तो वहां आप बेटों को वैसे ही सुप्रीम कर देते हैं। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि हमारे पैदा होने से ही ये एक डिस्टिंक्शन शुरू हो जाती है। और मैंने तो ऐसे कर किए हैं अपने फ्रेंड्स के कि बचपन में वो बताते हैं अगर दो पीसेस थे तो बाप और बेटे खाते थे। हाँ?
लड़की को नहीं दिया जाता। तो और कई घरों में जो महिला है एंड में खाना खाएगी, पहले सारे आदमी लोग खाना खाएंगे। ये चीजें जो है ये चेंज होनी चाहिए। अब आप देखिए उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने ये आप बोला कि लड़कियां फटी हुई जीन्स पहन रही है, ये गलत है। चलो मैं मानता हूं अगर गलत है, तो लड़के जो पहनते वो क्यों नहीं गलत? ये पॉइंट है कि आप लड़कियों को मॉडर्न होने रोक रहे हैं और लड़कों को कहते हैं कि आप मॉडर्न हो। ये जो डिस्टिंक्शन है ये गलत है। और मैं आपको कहूंगी, आप चाहे चीफ जस्टिस लेडी बनाते थे, चाहे आप लॉ पूरे चेंज करते थे, जब तक सोसाइटी में एक एटीट्यूड में, मेंटल थिंकिंग में चेंज नहीं आएगा, लॉ कैचअप करेगा, लीड नहीं करेगा। ठीक है, डॉक्टर चंद्रा भी हमारे साथ है। डॉक्टर चंद्रा, एक आंकड़ा मेरे पास है जो बताता है कि हिंसा का अनुभव करने वाली 40% से कम महिलाएं मदद की अपील करती हैं, यानी वो सहती रहती हैं लेकिन हेल्प नहीं मांगती हैं। और पुलिस की मदद मांगने वाली महिलाओं की संख्या तो और कम है, वो तो महज 10% है। सर, तो फिर वो सारे नियम, वो सारे कानून जो रखे गए हैं न्याय के लिए, उनका क्या मतलब रह जाता है जब महिलाओं में इस तरह का फील ही नहीं है, इस तरह का भाव ही नहीं है कि हम मदद मांग लें? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि हमारे यहाँ जो है 88 केसेस पर डे रिपोर्ट होते हैं वुमेन क्राइम्स की। जो इससे ज्यादा होता होगा क्योंकि 130 करोड़ की हमारे यहाँ पॉपुलेशन है। इतने क्राइम होते हैं, वो रिपोर्ट ही नहीं होता। वो खुद शाही नेचर है, अवेयरनेस नहीं, इनमें लीगल अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है बहुत ज्यादा है, और थोड़ा सा उनको सोसाइटी का प्रेशर रहता है, पेरेंट्स प्रेशर रहता है, फैमिली प्रेशर रहता है, सोशल प्रेशर रहता है कि मामले को हशअप किया जाए, किसी तरह कंप्रोमाइज किया जाए। और मैं इस समस्या के लिए एक और एस्पेक्ट देख रहा हूँ, वो है कि हमारे कोर्ट के अंदर पेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो जजेस जब काम करते हैं तो अंडर प्रेशर करते हैं और उनको ये होता है कि जल्दी जल्दी अपना काम निपटाए, उतना अच्छा। बेस्ट वे है और चलता कर दो। तो एक उस पर भी हमें देखना चाहिए कि हमारे यहाँ जो प्रेशर है वो कम हो, मोर जजेस चाहिए हमको। और अभी आप देखें कि हमारे यहाँ जजेस की संख्या बहुत कम है, पर लाख जो है करीबन 20 लाख के ऊपर हमारे पास सब जजेस हैं। तो इनको बढ़ाने की आवश्यकता है, फीमेल जजेस की आवश्यकता है, आपको बढ़ाया जाए। सोसाइटी के अंदर जो है, मैंने शुरू में कहा था, तो हमारे फैमिली के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़का के अंदर, वो खत्म किया जाए। वहीं तो बताया जाए, जैसे मैंने कहा था कि उसको जो है क्यों नहीं लड़के की तरह, लड़के को लड़की की तरह आ जाए कि भाई तुम ऐसा करो। तो एक ये इसका एस्पेक्ट है। दूसरा, जहां तक है जस्टिस का, भी तो एडवोकेट्स थे और वो भी सोसाइटी के पार्ट थे और पार्ट है, अब भी है। तो आफ्टर ऑल कमिंग, वो आ तो रहे सोसाइटी, तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो उनका बैकग्राउंड है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो काउंट कर रहा है जी। तो ट्रेनिंग देकर थोड़ा पशप तो किया सकता है, खत्म फिर तो नहीं कह सकता जी। तो कहीं से शुरुआत तो करनी है और शुरुआत करने में देरी नहीं होनी चाहिए, ये भी समझा जा सकता है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है, पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। अब आप देखिए, सक्सेना केस आया, केस आया, तो ये जितने केसेस हैं, कोर्ट अपना काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर रहा है, और अभी आप देखें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है डे बाई डे। आज की तारीख के अंदर एडवोकेट्स, फीमेल एडवोकेट्स बहुत ज्यादा आ रही हैं। आप क्लास के अंदर देखेंगे बच्चे बराबर की संख्या में हैं, और सबको साथ साथ पढ़ाई की जा रही है। ये नहीं लड़की का कमरा अलग है, लड़की का क्लास अलग चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। बार काउंसिल ने ऑलरेडी कहा है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इक्वलिटी, सब कुछ कर रहा है, लेकिन थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत है और ये हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है संध्या जी, आजादी के इतने दशक बाद भी अगर हम मध्ययुगीन विचारों और प्रथाओं के गुलाम रहेंगे तो फिर आजादी के क्या मतलब रह जाते हैं? खासकर आधी आबादी की जंग तो अभी भी जारी है, इसका मतलब। हाँ जी, बिल्कुल जारी है, एकदम से। अभी तो हमारे ये मेट्रो सिटीज हैं, अगर आप गांव में जाओ तो बेहद जारी है। उनके साथ कितना भी अत्याचार हो जाए, वो थाने तक नहीं जा सकती है, रिपोर्ट कराना क्राइम है। जिन्होंने क्राइम किया वो क्राइम नहीं है। अगर महिला रिपोर्ट करा रही है, उसे क्राइम मानता है परिवार कि तुमने ये बहुत बड़ा अपराध किया कि तुम थाने तक पहुंच गई। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। हमारे अभी आजादी की कोई बात ऐसी नहीं आई है। और भी कोर्ट्स में जब हमारी कचहरी की बात चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब लेडीज जूनियर के लिए और अधिक डिफिकल्टीज आ गई है, क्योंकि हैरेसमेंट के केसेस इस तरीके से हो जाते हैं कि एक अगर केस गलत हो रहा है तो लोग फैला देंगे कि महिला कभी भी आप पे इल्जाम लगा सकती है, विमेन लॉयर को बिल्कुल मत रखना अपने चेंबर में। तो उससे उसकी नौकरी को खतरा हो जाता है, उसको कोई भी अडॉप्ट नहीं करता है, कोई एनकरेज नहीं करता है। जबकि
हम महिलाओं को हमेशा कोई ना कोई सहारे की जरूरत शुरू से डाली गई है। बड़ी हो जाती है तो थोड़ा फिर भी उनको होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि एक महिला अगर वकील अच्छी बनती है तो वो 5-10 महिलाओं को आगे बढ़ाए और वो महिलाएं उसकी चैम्बर में रहें, उसके साथ रहें। और महिला जज बनती है तो ये भी एक मैंडेट होना चाहिए कि अगर ऐसी तरह के केसेस आ रहे हैं तो वीमेन के साथ जो हरेसमेंट हो, वीमेन ही लॉयर रखी जाए, वीमेन ही दूसरी तरफ से हो, महिला ही सरकारी वकील होगी। लेकिन नहीं, किसी तरह के कोई नॉर्म्स नहीं बनाए जाते हैं जिससे कोर्ट में महिलाओं को भी ये लगता है कि अगर मेरा रेप केस है, एक वीमेन तो अच्छी तरह लड़ भी नहीं पाएगी, वो तो बोल भी नहीं पाएगी, उसको तो शर्म आएगी। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो और जोरों से केस प्लीड करती है। हमारी बहुत सी सीनियर महिलाएं, सीनियर एडवोकेट्स ने साबित किया है कि हाँ, उनमें बात है, वो बड़े से बड़े वकील से टक्कर ले सकती हैं। लेकिन बड़े वकील सो कॉल्ड हमेशा मेल कहलाए जाते हैं, कभी कोई फीमेल नहीं कहलाई जाती कि वो फीमेल बहुत बढ़िया और बड़ी वकील है ये। और अगर कहलाई जाती है तो ओनली मैट्रिमोनियल मैटर में, इसमें कहलाई जाती है कि हमारे जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट है उसमें कौन महिला अच्छी वकील है, उसमें जरूर नाम आ जाता है कुछ महिलाओं का। लेकिन उसमें कभी नहीं आता है कि हाँ, क्रिमिनल लॉ में या सिविल लॉ में हमारी जो महिला वकील है वो हमें केस जितवा के ही देगी। ऐसा विश्वास समाज में आना बहुत जरूरी है। वो समाज में पनप नहीं रहा है। बहुत रेयर वीमेन है जो आती है और जजेस बनाते हुए हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आपने 10 जजेस बनाए तो उसके ऊपर एक महिला, अगर उनको वो भी विचार करने के लिए करते हैं, उसके बाद में अगर आप रेशो निकाल लीजिए तो क्या है हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या रेशो है हमारी महिलाओं की? कुछ भी नहीं है, नगण्य है, टोटली नगण्य। 50%, 30% हम मांग के थक गए हैं। हम लोग मांग के थक गए हैं कि हमारे को आरक्षण चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे को आरक्षण चाहिए। आप जितनी भी राज्यसभा सीटें आती हैं, आप उनमें नाम गिन लीजिए, कौन सी महिला राज्यसभा से आती है? महिलाओं को जबकि स्पेशल देना चाहिए महिलाओं को राज्यसभा, क्योंकि वो लड़ नहीं सकते हैं इलेक्शन। उनके पास में साम दाम दंड भेद, मनी पावर, मसल पावर, ये पावर, कोई पावर नहीं होती। तो वो महिला यही चाहती है कि प्लीज हमें नॉमिनेशन दे दो, हम हैं नॉमिनेशन के काबिल। लेकिन कोई नॉमिनेट नहीं करेगा। जब भी आप राज्यसभा में महिलाएं आती हैं, 2-4 आती हैं, तो कितना नाम बनाती हैं। आप देख लीजिए, हमारे बीच में कुछ राज्यसभा की ऐसी महिलाएं हैं जिन लोगों ने स्पेशली नाम बनाया कि हाँ जी, हम डट के बोलेंगे। फिर भी उसके बावजूद भी सभी पार्टीज को इस बात का नहीं आता कि हम 33%, तो मतलब दूर की बात है, कुछ प्रतिशत तो दे दें। अगर 4 MP बना रहे हैं तो एक तो महिला आ जाए उसमें से, लेकिन नहीं आता है। तो ये सारी चीजें, ना तो हमारे को महिला आरक्षण मिल रहा है, कभी से ये बात चल रही है, ना ही इधर यहाँ पे मिल रहा है, ना ही कोर्ट्स में मिल रहा है। जुडिशरी में जजेस ही नहीं है। इतने सारे जजेस की आज जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो ज्यादा महिलाओं को भर दीजिए ना। वो बैठी हैं, वो इंतजार कर रही हैं आपके मैंडेट की इंतजार कर रही हैं कि महिला को आप समय दीजिए, उन्हें आप चुनिए, उन्हें आप बिठाइए कोर्टों में, आपको न्याय मिलेगा। कोई करप्शन नहीं मिलेगा किसी भी तरह का। महिला हमेशा डर के जीती है, डर के रहती है, क्योंकि उसके 2 परिवारों की इज्जत उनके साथ जुड़ी होती है। वो हमेशा कहती है कि मुझे बहुत साफ सुथरा चलना है। और वो बहुत अच्छी जजेस साबित होती हैं, बहुत अच्छी लॉयर साबित होती हैं, परंतु देखा नहीं जाता इस बात को कभी परखा नहीं जाता है, बल्कि उसको मजाक उड़ाया जाता है कि लो जी, इसकी तो महिला वकील है, ये तो क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं करेगी, मर्डर केस में क्या बोलेगी, ये उस केस में क्या बोलेगी। जब भी हम देखते हैं बड़े बड़े लॉयर्स के नाम आते हैं जी, उन्होंने बड़े बड़े केस किए, नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया? क्या वो लोग आज जेल में नहीं है जिनके केस बहुत बड़े लॉयर्स ने लड़े, जो सो कॉल्ड क्रिमिनल लॉयर बहुत मशहूर थे इस दुनिया में? उनका आप बताइए, उन्होंने जिनके केस लड़े थे वो लोगों ने क्या नहीं भुगता? वो आज जेल में नहीं है। ठीक है मैम, उनको क्या वो छुड़वा पाए हैं? ठीक है नहीं। लेकिन तो महिलाओं की स्थिति पे काफी इंपॉर्टेंट बातें आप कह रही हैं, और इसके बाद कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। मंजुला जी, अगर इतनी स्थिति भयावह है जिसका जिक्र खुद संध्या जी भी कर रही हैं, और आपको तो खुद महिला है, वकील हैं, तो इस तरह की दिक्कतों से 2-4 होती रहती होंगी, तो मैम इतने सारे महिलाओं के प्रति और महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम में लॉज बने हैं, न्यायिक प्रक्रिया है, तो उन तमाम तरह के लॉज का क्या मतलब रह जाता है जब महिलाओं की स्थिति इस कदर दयनीय है? देखिए, लॉज जो बने हैं महिलाओं के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल ही व्यर्थ हैं। उनसे भी स्त्रियों को बहुत फायदा हो रहा है। रादर जैसे 498A बना हिंदू मैरिज एक्ट के लिए, या उनके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, तो बहुत सारी स्त्रियों को उससे लाभ भी हो रहा है।
पर क्या है कि जितने एक्ट्स बन रहे हैं जरूरी नहीं, चूंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन तो हम अपने सोसाइटी में उसी में करेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन में फ़र्क आ जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि अभी स्त्रियों को पार्टनर बना दिया गया और प्रॉपर्टी में राइट्स भी मिलने लगे हैं स्त्रियों को, लेकिन वो राइट्स क्या हैं, ऑन पेपर हैं। क्योंकि हम जितने भी, अगर हम कोई लेडी आके अगर मांग भी लेगी ना वो राइट, तो उसके फैमिली वाले इसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसका बायकॉट कर देंगे। उसमें उसका भाई से मान लिया अगर उसका कोई डिस्प्यूट होता है या वो प्रॉपर्टी का में अपना शेयर मांगती है, तो भाई तो उसको अलग कर ही देगा, बाकी फैमिली मेंबर्स भी उसके साथ आके खड़े नहीं होते हैं। तो इस तरह के कुछ लॉज हैं जिसमें अभी भी स्त्रियों को बहुत आगे जाना है, चलना है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि लॉज जो बने हैं स्त्रियों के लिए वो एकदम ही व्यर्थ हैं, उनका स्त्रियों को फ़ायदा हो रहा है। बट आप ये कह सकते हो कि वो फ़ायदा जो है अभी कम परसेंटेज है, और उसका जो मैं अगर उसका आप मुझे कारण पूछेंगे कि उसका कारण क्या है, तो मैं फिर से वही कहूँगी कि इसका कारण हमारी सोसाइटी में जो अपब्रिंगिंग है, लड़के और लड़की में जो भेद है ना, जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है, वही उसका मेन कारण है। अगर वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, अगर हम जैसे बेटा और बेटी बिल्कुल समान हो जाए, हम ये नहीं कहें कि बेटी को हम बेटे की तरह पाल रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते हैं कि बेटे को हम बेटी की तरह पाल रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, हमें इससे आगे जाना होगा। इसके लिए अभी हमें बहुत बहुत काम करने हैं। हमको अब जैसे अभी संध्या जी भी बोल रही हैं, बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, हमें स्त्रियों को खुद एक दूसरे को सहारा देकर आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन मंजुला जी, पुरुषों को असल में उस तरह का ओहदे पे बैठाने वाला कौन है? मैंने तो कई महिलाओं को, कई फीमेल फ्रेंड्स को ये बात करते हुए देखा है कि मैं तो बचपन से टॉमबॉयज थी, मैं तो गर्ल्स के साथ रहती ही नहीं थी, मेरे तो दोस्त ही बॉयज थे, जिसलिए मेरी हरकतें भी वैसी थी। तो वो ऐसा जता के असल में कई बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम बॉयज जैसे थे तो हम बड़े थे। तो मैम इस तरह का फील क्यों है असल में? क्योंकि लड़कों को हमारे यहाँ शुरू से इम्पोर्टेंस दी जाती है, जिसके यहाँ अपने, अभी तो मैं नहीं कहूँगी, अभी तो बहुत परिवर्तन मैं भी देख रही हूँ, लेकिन वो परिवर्तन है अभी मेट्रो सिटीज तक ही है, गांव में, और उसमें अभी भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। अगर किसी के यहाँ पर लड़का नहीं होता तो वो उसके लिए भले ही 2, 3, 4, 5 जब तक लड़का नहीं होता, वो जैसे कि हमें लड़का नहीं हुआ तो हमारा तो मोक्ष भी नहीं होगा, हमारा तो क्रियाकर्म कौन करेगा। तो ये सब जो है हमारी सोसाइटी में इतना डीप रूटेड है कि इसको निकालते निकालते हमें टाइम लगेगा, और ये हमारा एजुकेशन से उसी से होगा। जैसे फिर मैं उसी पॉइंट पर लौट कर आती हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल जजेस का है, अभी हम डिस्कशन के बीच में एक ही आ रहा था कि जजेस बोल देते हैं कि जो रेप विक्टिम है उसको भाई आप शादी कर लीजिए, जिसने जो एक्यूज पर्सन है। इसके पीछे क्या मानसिकता है? सिर्फ यही ना कि वो रेप जो जजमेंट जस्टिफाई कर रहे हो उस रेप को ना, फिर जस्टिफाई कर रहे हो आप उसको, और आप ये कह रहे हो कि ओह ये लड़की को तो कोई अब एक्सेप्ट करेगा नहीं चूंकि इसके साथ रेप हो चुका, तो भाई आप ही इसके ऊपर मर्सी कीजिए और आप ही इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। दिस इज नॉट फेयर। ये बहुत ज्यादा इंसल्टिंग है उस लड़की के लिए भी जिसके साथ ऑलरेडी ये सब हुआ है। अनुराधा जी को भी जोड़ते हैं। अनुराधा जी, असल में एक लड़की जो खुद शिकायत लेके पहुंची हो कि मेरे साथ यौन हिंसा जैसी करतूत की या फिर करतूत करने की कोशिश की, और बदले में उसे ये समझा दिया जाए कि हमें आरोपी को बेल देनी है तो आरोपी को तुम राखी बांध दो और ये जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने का वचन देगा। मैम, उस पीड़िता के मन मस्तिष्क पे कितना बड़ा असर पड़ता होगा? असर नहीं बल्कि आघात शब्द मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। एक्चुअली मैंने एक गलत कही कि जब बच्चे, लड़का और लड़की पैदा होते हैं तो होती है। एक्चुअली लड़की तो पैदा होने से डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि आपको मालूम है फीमेल इनसाइड जो है, लड़की पहले पता करना कि लड़की हो रही है उसको मार देना, ये तो लड़की के डिस्क्रिमिनेशन तो पहले से ही पैदा होने से। तो आप समझिए कि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन। और दूसरा, मेरे हिसाब से आदमी, मैन जो क्या करता है कि लड़की को बोलता है कि तुम बिल्कुल सही रहो। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल, शायद आपको शौक लगे, जो लोग बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हैं, अरे इस लड़की की इज्जत लुट गई। क्या उस लड़की की इज्जत, दैट्स हाउ, ये इस तरह लोग देखते हैं कि वो लड़की की इज्जत उठ गई। अरे लड़के की इज्जत उड़ी है, उसने गलत किया। लड़की की इज्जत इस चीज में नहीं है कि कोई आके उसको रेप करे तो उसकी इज्जत उठ जाए। इज्जत किसी और चीज में होती है। तो ये सारा ख्याल। अच्छा, साहब ने बोला कि थोड़ा सा प्रेशर का होता है, मेरे हिसाब से थोड़ा नहीं, सारा प्रेशर सोसाइटी का होता है।
जो या तो रिलेटिव्स कहेंगे या जो ज्यादातर लोग मैंने देखा वो कहीं लड़की नहीं गड़बड़ती जो वो रेप। ये जो ख्याल है पेट्रियार्कल सोसाइटी की वजह से है और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं टूटेगा आप आगे नहीं जा सकेंगे। और मैं आपको बताऊं कि नॉट इंडिया फादर वर्क नहीं, अमेरिका जैसी जगहों पे भी ठीक है इतना ज्यादा नहीं है, पर उनको भी अपने लेवल से ऊंचा होने के लिए जैसे पहले बोल रही थी आप जज बनना आपके लिए मुश्किल है, आपको ये भी एक क्लास सीलिंग ब्रेक करनी पड़ेगी। ये चीज अमेरिका की है, मैंने देखी कि विमेन जो है उनको टॉप में पहुंचना डबल मुश्किल है उनके कुलीग के जो उसके कुलीग जा सकता है। तो ये चीज है ना सोसाइटी में की लड़की के पैदा होने से पहले डिस्क्रिमिनेशन हो, ये सब चेंज होगा। आप जो मर्जी कर कुछ नहीं चेंज। तो फिर शुरुआत इसकी बहुत पहले से होनी चाहिए और आदर्श स्थिति यही है कि हर घर की अपब्रिंगिंग कम से कम ऐसी हो जिसमें बेटे और बेटी में फर्क ना हो। लेकिन सर डॉक्टर चंद्रा, हम न्यायिक मसलों की बात कर रहे हैं और न्यायिक मसलों में जिस तरह की विभेदता दिख रहे हैं इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसे में सर जो नए जजेस आने हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए आप क्या कहेंगे सर? उनकी जेंडर सेंसिटाइजेशन को लेकर ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कहा है और अब भी कहा है कि उनकी जो है ट्रेनिंग होनी चाहिए। नेशनल जुडिशियल एकेडमी है भोपाल के अंदर, स्टेट जुडिशियल एकेडमी है, उसके अंदर उनको किया जाए। और दूसरा ये है कि शुरू से ही जो मूलभूत समस्या थी समाज के अंदर से, क्योंकि जज भी तो समाज से आते हैं ना और एडवोकेट समाज से आते हैं, तो वहीं से शुरुआत की जाए। ट्रेनिंग से प्रॉब्लम सॉल्व होगी लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं होगी। जी, तो आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग हो सर, इसके लिए कोई खास पाठ्यक्रम, सिलेबस, चैप्टर, किताबें होना वो भी जरूरी है क्या सर? किताबों की जरूरत नहीं है, तो सब मैच्योर्ड लोग आते हैं, उनको लेक्चर से समझाया जा सकता है। उनको जो है एक प्रोग्राम बना के दिया जा सकता है, जैसे नेशनल जुडिशियल एकेडमी में 15 दिन का प्रोग्राम होता है, एक हफ्ते का प्रोग्राम होता है, इस तरह से टाइम टू टाइम प्रोग्राम बनाया जा सकता है। और ऑन पेमेंट बेसिस जो है एडवोकेट इन्वाइट किया जा सकता है उसके अंदर, तो ताकि वो आके अपना बात करें। कोई एग्जाम तो पास करना नहीं है, तो सर्टिफिकेट चेंज करना है। बाकी जहां तक बात काउंसिल ऑफ इंडिया का सवाल है कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कंबाइंड क्लास होती है लड़के लड़की की, उसके अंदर सब बताया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी है, सब बराबर है, कुछ किया जाता है और कोई डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होता वहां। इसलिए आप देखेंगे आजकल जो है लड़कियां लॉ की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। मैं खुद बार काउंसिल मैंने देखा है कि वहां बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी, तो चंडीगढ़ है, आर्मी स्कूल है चंडीगढ़ का, तो मोर देन 50% है। तो समस्या सुलझ जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जी, ठीक है, तो समस्या का समाधान धीरे धीरे होगा, इसके लिए हमें सब्र का परिचय भी देना होगा। संध्या जी, क्या यह मान लिया जाए कि तमाम तरह की टिप्पणियां जो न्यायिक प्रक्रिया में महिलाओं को झेलनी होती हैं, चाहे वो समझौते के प्रयास हों, इस तरह की चीजें जो सेक्सुअल ऑफेंस है उसको इंपॉर्टेंट लेस कर देता है, महत्वहीन कर देता है? संध्या जी तक आवाज नहीं जा रही। मंजुला जी, अगर आप इसका जवाब देना चाहें, क्या इस तरह की कोशिशें वाकई महत्वहीन कर देती हैं सारे मसले को? हाँ, वो बात भी है उसको कि उसका जो मैं ये कहूंगी कि उसकी जो वो है ना कि उसकी जो भयावता है ना, भयानक वो है उसका जो ये एक्ट जो है, उसको एक तो आप कम कर देते हो और दूसरा एक जो लेडी है जो पहले ही सफरर है उसको आप और ज्यादा सफरर बना देते हो। आपको ये हर बात में आप लेडीज को ही बोलेंगे कि आप उससे शादी कर लीजिए, आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, आप उससे ये कर लीजिए, इसके राखी बंधवा लीजिए, ये सब है। तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है, सिचुएशन है। प्रेशर उसके ऊपर है कि वो समझ नहीं आता उसको कि वो क्या करे। ऐसे में कई बारी मैंने देखा है कि लेडीज अपना मेंटल बैलेंस भी खो देती हैं। बड़ा ट्रॉमा मैम, बहुत ट्रॉमा हो जाता है। उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में उनको ईयर्स लग जाते हैं। एक तो हमारा सिस्टम है, जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, न्यायपालिका, कि उसमें टाइम लगता है कोई भी मैटर को खत्म होने तक, एंड होने तक। उसमें 10 से 12 साल 15 साल जितना भी साल लगा, एक तो वो वैसे ही उस ट्रॉमेटाइज है उस पीरियड में। उसके बाद अगर आप उसको ये सब करेंगे, सिर्फ एक बेल देने के लिए आप उसको ये सब अगर कंडीशन भी कर देते हैं, तो उसके लिए तो कोई और ऑप्शन ही नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि वो और ट्रॉमेटाइज होती ही रहे।
तो एंड दिस इज सच अ सेंसिटिव इशू, तो हमें इसको डील भी सेंसिटिवनेस से ही करना पड़ेगा ना। हम इसको, ठीक है मैं मानती हूँ कि आप उसके साथ सिंपैथेटिक भी हैं, सब कुछ है, लेकिन किस लेवल तक आपको सिंपैथेटिक होना है, किस लेवल तक आपको जाना है, ये तो आपको जानना होगा ना। और इस जानने के लिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेनिंग मे बी अ वेरी गुड टूल, क्योंकि हम सब कुछ सीख कर नहीं आते, हम बहुत सारी चीजें सीखते भी हैं। ठीक बात है, अपडेट आपको करते रहना होगा ना, खुद को अपडेट करते रहना होगा। प्लस आपको जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन सब से मिल, और जैसे और भी आई से कि ऑनर्ड ये सोसाइटी के लोग हैं, उनके साथ बात करके आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना। प्रोग्राम को वाइंड अप करना होगा मुझे, लेकिन उससे पहले अनुराधा जी एक कमेंट मैं आपका चाहता हूं। मैम, अधिक संतुलित और सशक्त दृष्टिकोण इस तरह के मसलों में, ये राह तो काफी लंबी दिखाई देती है मैम। लंबी है। एक इंग्लिश के पोएट है, वी हैव माइल टू बिफोर, सोने से पहले बहुत ज्यादा चल, तो वो है, लंबा है। हर चीज तो सजेशन रहेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे। जी, तो इस लंबी राह में डॉक्टर चंद्रा असल में वो कौन से प्रयास हों जो हमको घर से करके अपने कार्यस्थल तक कर रहे हों। और एक इस पैनल में देखिए सर, मेरे और आप दो हम पुरुष हैं, तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इस पैनल के लिहाज से भी। सर, किस तरह से आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, सजेशन तो पहले आ चुके हैं कि समाज के अंदर तक की, घर के अंदर से ही हमें जो है डिस्कस करना होगा। उसके बाद जो है कॉलेज है, वहां पर उनको बराबर का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। एक दूसरा ये है जो कुछ लॉ प्रोटेक्शन के लिए बने हैं उनका मिसयूज हुआ है। आप ये भी देखिए, जो वुमेन के लिए प्रोटेक्शन लॉ बने हैं उनका मिसयूज भी काफी हुआ है, तो वो भी देखना है कि बैलेंस करते हुए क्या किया सकता है। और ट्रेनिंग का आपने बता ही दिया कि ट्रेनिंग जरूरी है उनके लिए, और जजेस का नंबर बढ़ाना जरूरी है, जजेस का नंबर बढ़ाना जरूरी है। और दूसरा ये है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट हो सकती हो तो बहुत अच्छा हो। ठीक है सर, तो ये कोशिशें धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता हमें और आपको मिलकर करनी होगी, और आधी आबादी की इस जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास समारोह को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो लोकतंत्र में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए। कल फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।